नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। इसमें हम आज बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का साहित्यिक परिचय करेंगे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 14 नवंबर 1865 ईस्वी को हरियाणा के झज्जर जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पूरनमन गोयल था। इनके परिवार को बक्सी राम वालों के नाम से जाना जाता था। 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह रेवाड़ी की अनार देवी से हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू से हुई थी। हिंदी इन्होंने बाद में सीखी थी। औपचारिक शिक्षा ये 8वीं तक ही प्राप्त कर पाए थे। इसके बाद इन्होंने सारा ज्ञान स्वाध्याय के आधार पर ही लिया था। खड़ी बोली तथा आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ये एक कुशल संपादक तथा विनोद प्रिय लेखक रहे हैं। इन्होंने अखबार ए चुनार तथा कोहिनूर नामक पत्रों का संपादन किया। ये दोनों ही पत्र उर्दू में प्रकाशित होते थे। फिर इन्होंने 3 दैनिक पत्रों हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी तथा भारत मित्र का संपादन किया। प्रताप तथा भारत मित्र पत्रों से भी ये जुड़े रहे थे। ये एक सफल पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। 42 वर्ष की आयु में इनका देहांत यानी सन 1907 ईस्वी में हो गया था। इनकी मृत्यु पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। इनकी रचनाओं की बात करें तो ये मुख्यतः पत्रकार थे और एक संपादक थे। फिर भी इन्होंने हिंदी गद्य और पद्य के विकास में भरपूर योगदान दिया था। इनकी रचनाएं निबंध संग्रह हैं, शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल और तमाशा, काव्य संग्रह हैं, सफुट कविताएं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो इनकी साहित्यिक विशेषताओं में राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं। इन्होंने निबंध लिखे। निबंधों में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता के साथ जो अन्याय अत्याचार किए उन पर करारे प्रहार किए हैं। स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने खुलकर भाग लिया और बड़ी निर्भयता के साथ ब्रिटिश सरकार की आलोचना कही। कहीं कहीं ये भारतीयों की बेबसी, दुख और लाचारी पर भी प्रकाश डालते हैं। ब्रिटिश सरकार और उनकी निरंकुश नीतियों की आलोचना करते हुए भारतवासियों को इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से जागृत किया और उनमें स्वतंत्रता प्राप्ति की अदम्य भावना भरी। इन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को शिव शंभू के चिट्ठों के माध्यम से जी भरकर कोसा। इनके साहित्यिक विशेषताओं में हम पाते हैं देश प्रेम की भावना। इनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्होंने अपने लेखनी के द्वारा अपने निबंधों के माध्यम से भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया और उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया। द्विवेदी युग के अन्य साहित्यकारों की भांति इन्होंने भी देशभक्ति पर तो बल दिया ही साथ व्यंग्यात्मक शैली में ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी नीतियों का भी विरोध किया। वे देश प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं जानते थे। उनकी राष्ट्रीय भावना जातीयता पर आधारित थी और एक स्थान पर वो लिखते हैं, श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्तृत्व में, सहिष्णुता में, किसी बात में देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं हैं। वरंच 1-2 गुण भारतवासियों में ऐसे हैं कि संसार भर में किसी जाति के लोग उनका अनुसरण नहीं कर सकते। उनकी दूसरी विचारधारा है, दूसरा बिंदु है गांधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन।
उनके साहित्य पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। गांधी जी के अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह सिद्धांतों पर वे पूर्ण विश्वास करते थे, लेकिन कहीं कहीं वो उनका विरोध करते हुए भी दिखलाई पड़ते हैं। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा कि हमें विदेशी माल को ठुकरा करके स्वदेशी माल का प्रयोग करना चाहिए। लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना पर ध्यान देना चाहिए। उनकी एक आशीर्वाद नामक कविता है, उसमें वे कहते हैं, अपना बोया आप ही खावे, अपना कपड़ा आप बनावे, बढ़े सदा अपना व्यापार, चारों दिस हो मौज बहार, माल विदेशी दूर भगावे, अपना चरखा आप चलावे, कहीं न हो भारत मोहताज, सदा रहे टेसू का राज। तीसरा है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध। गुप्त जी ने अपने निबंधों में ब्रिटिश साम्राज्य का हर जगह विरोध किया है। वे अनेक समाचार पत्रों के संपादक रहे और उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हमेशा ब्रिटिश सरकार की उन नीतियों का विरोध किया था जो कि भारत के लिए गलत रही थी। उनका कहना था कि भारत में उनका विचार था कि ब्रिटेन में भले ही कोई राजनीतिक दल हो, उनका एक ही लक्ष्य होता है, वह है भारतवासियों का शोषण करना। सच्चाई, विदाई संभाषण पीछे मत फेंकिए। इन निबंधों में गुप्त जी ने ब्रिटिश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उनकी एक कविता है पॉलिटिकल होली, इसमें उनकी निर्भीकता देखने को मिलती है और इसमें वो लॉर्ड कर्जन पर करारे व्यंग्य भी करते हैं। सच्चाई नामक कविता में वो लिखते हैं कानून जबान हमारी, जो नहीं समझे वे अनाड़ी, हम जो कहें वही कानून, तुम तो हो कोरे पतलून। और अगला है समाज सुधार पर बल। गुप्त जी के द्विवेदी युग के सभी साहित्यकारों में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि उन्होंने समाज सुधार पर बल दिया था। गुप्त जी में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वे लोक जागरण के निबंधकार थे। उन्होंने अपने निबंधों, संपादकीय लेखों में देश की गुलामी के साथ साथ भारतीय समाज में जो रूढ़ियाँ थी, जड़ परंपराएं थी, जो भारत के विकास में बाधक थी, उनका डटकर विरोध किया। वे पूरे भारत को रूढ़ि मुक्त देखना चाहते थे। उनका विचार था कि ब्रिटिश सरकार कभी भी भारतवासियों का भला नहीं करेगी और वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे थे। फिर भी जहां आडंबर की बात आती थी तो उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध भी किया था, उनका पर्दाफाश किया था। और सामाजिक देश की स्वतंत्रता के साथ साथ बहुत ज़रूरी था कि समाज में सामाजिक जागरण आए, इसलिए उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारे व्यंग्य किए हैं। नारी सुधार पर बल दिया है। फिर है इतिवृत्तात्मकता, जो कि सभी द्विवेदी युगीन साहित्यकारों में पाई जाती है। गुप्त जी में भी यह भावना पाई जाती है। ये सभी कवि श्रृंगार से हीन रहे थे। इनके काव्य में आदर्शवादिता, सात्विकता, सामाजिक जागरण की प्रवृत्ति देखी जाती है। और वो अपनी एक कविता पॉलिटिकल होली में वे लिखते हैं, टोरी जावे लिबरल आवे, होली है भाई होली है, भारतवासी खैर मनावे, होली है भाई होली है, लिबरल जीते टोरी हारे, हुए मारली सचिव हमारे, भारत में तब बजे नगारे, होली है भाई होली है। फिर है अनुवादक। गुप्त जी एक सफल अनुवादक के रूप में भी जाने जाते हैं। और क्योंकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने युग के जो भी साहित्यकार थे उन सबको अनुवाद के लिए प्रेरित किया था। वे बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में अनुवाद अवश्य करें, तो गुप्त जी ने भी ऐसा ही किया। और उनकी एक संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी में अनुवाद किया, वही बांग्ला की बडेल भगिनी का भी हिंदी में अनुवाद किया था। व्यंग्य का प्रयोग भी इनके निबंधों में देखा जा सकता है, सब जगह दिखलाई पड़ता है। व्यंग्यात्मक शैली में ही वो ब्रिटिश सरकार की कूटनीतियों का पर्दाफाश करते हैं। उनका निबंध शिव शंभू के चिट्ठे में वो जो कि बहुत ख्याति प्राप्त निबंध है, इसमें उन्होंने तीखे व्यंग्य किए हैं। पीछे मत फेंकिए निबंध में अंग्रेजी सरकार पर करारा व्यंग्य करते हुए उसकी तुलना रावण के साथ करते हुए कहते हैं, इस
धराधाम में अब अंग्रेजी के प्रताप के आगे कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इस देश में एक महाप्रतापी राजा का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि इंद्र उसके यहाँ जल भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चांद सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे इत्यादि। पर अंग्रेजी प्रताप उससे भी बढ़ गया। समुद्र अंग्रेज़ों का मल्ला है, पहाड़ों की उपत्यकाएं बैठने के लिए कुर्सी, मूढ़े, बिजली कलें चलाने वाली दासी और हजारों मील खबर उड़ा देने वाली दूती इत्यादि। भाषा शैली की बात करें तो गुप्त जी की भाषा सहज, सरल और व्यवहारिक खड़ी बोली है। और उनके उस समय पे जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता था वह उन्होंने उसमें प्रयोग की है, जिसे आज की हिंदी से हम तुलना करते हैं तो उसे परिष्कृत हिंदी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके निबंधों में उर्दू तथा सामान्य बोलचाल के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। फिर भी उन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का भरसक प्रयास किया है। कुल मिलाकर के उनकी भाषा को आधार रूप में हम कह सकते हैं कि आधार बनकर के आज हिंदी जिस नींव पर खड़ी है, जिस मुकाम पर है, वह उसका आधार इनकी भाषा में बहुत योगदान है। उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, उर्दू आदि शब्दों का मिश्रण देखा जा सकता है। उनकी भाषा एक संपादक की भाषा है जिसे शुद्ध साहित्यिक हिंदी नहीं कहा जा सकता है। शैली की बात करें तो विचारात्मक, व्यंग्यात्मक और नवीन विवेचनात्मक शैली उन्होंने प्रयोग की है। व्यंग्य निबंधकार के रूप में तो उन्होंने एक व्यंग्यात्मक शैली का ही प्रयोग किया है। उनका निबंध आशा का अंत में उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा शैली के बारे में लिखा है, गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी इस पर विनोद का रंग चढ़ा ही देती थी। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे। इससे इनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आवाज़ बीच बीच में मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छिपे रहते थे। यह उनकी लिखावट की बड़ी विशेषता थी। तो यह था बाबू बाल मुकुंद जी का साहित्यिक परिचय। धन्यवाद।